दोस्तों जय हिंद, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम हमारा नजरिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक बार फिर लंदन से इनवाइट किया है आरिफ अजाकिया साहब को। आरिफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज आपने हमें ज्वाइन किया। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच साहिल भाई एंड एवरीवन। नमस्कार। आप सबको भारत के रिपब्लिक डे की बधाई हो। थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू आपको भी। आरिफ भाई, सबसे जो बातचीत का सिलसिला है वो मैं शुरू करना चाहूंगा शहीद करीमा बलोच से। जी मुझे याद है कि पिछले साल अगस्त में मेरा उनसे राब्ता हुआ था, मैंने उनसे बात की थी। मैं अपनी किताब के लिए एक स्टोरी कवर कर रहा था। मुझे याद है कि जब उन्होंने मुझसे बात की वो काफी खुश हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इंडियंस हमारे भाई हैं, और आप लोग सोशल मीडिया पे आए हमारा साथ दें, क्योंकि अभी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है। जो भी वो लोग करते हैं आपस में ही मिल के, जिस तरह से भी वो अपने एहतजाज कर रहे हैं, अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह, अरे भाई, सुबह 7 बजे से लेके अभी करीबन आधा घंटा पहले तक मैंने जियो न्यूज देखा, पाकिस्तान का। पूरे न्यूज चैनल में उसका कोई कवरेज नहीं था करीमा बलोच का। उसका नमाजे जनाजा आज पढ़ा गया, उसको बलूचिस्तान लेके आया गया, वो भी एक आर्मी कॉन्वॉय की सिक्योरिटी पे। अरे भाई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई एक शहीद, एक लाश, एक ऐसा, एक ऐसी एक्टिविस्ट जो मर चुकी है, उससे इतना क्यों घबरा गई कि उसका जो कॉन्वॉय था, जो उसका जो शरीर था, उसको लेके आए आर्मी कॉन्वॉय की प्रोटेक्शन में, और पूरे मीडिया में कहीं उसका कोई कवरेज ही नहीं है। उस पर आप थोड़ा सा अपना नुक्ता नजर रखिए। देखें, पाकिस्तान आर्मी सच से डरती है और करीमा एक हमारी बहादुर बहन थी जो कि सच बोलती थी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाके। ये पहले बलूचिस्तान से भी सच के लिए आवाज उठाती थी, अपने मिसिंग पर्संस ऑफ बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी वहां पे बलोचों को गायब कर देती है, जी। अगवा करके ले जाती है, उनकी टॉर्चर ज़्यादा लाशें मिलती हैं या मास ग्रेव्स मिलती हैं जिसमें बेशुमार लोगों को एक ही कब्र में दफना दिया जाता है, और फिर कभी कोई कब्र मिलती है जिसमें से हड्डियां निकलती हैं काफी लोगों की। तो ये बलूचिस्तान में पिछले 50 साल से सिलसिला जारी है। वो इसके खिलाफ आवाज उठाती थी, इसके कई करीबी रिश्तेदारों को इसके सामने उठा के ले गए थे। फिर जब इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हुआ तो वो कनाडा शिफ्ट हो गई। और कनाडा में भी हमारे इन जालिम आर्मी जनरलों ने, जो कि हमारा बजट खा जाते हैं कि हम भारत से लड़ेंगे, कश्मीर आजाद कराएंगे, लेकिन लड़िए एक मासूम निहत्ती लड़की से रहे हैं, लड़िए हम जैसे आम शहरियों से लड़ रहे हैं। और ये कश्मीर तो क्या फतह करेंगे, ये हमें ही फतह कर रहे हैं और हमारे ही इलाकों को फतह कर रहे हैं। हमारी ही सारी कॉरपोरेशंस पे इनका कब्जा है, हमारे पूरे पॉलिटिकल सेटअप पे इनका कब्जा है। तो करीमा की लाश लाई गई, आम बलोच हजारों लाखों की तादाद में निकल पड़े उसकी तदफीन के लिए, उसको आखिरी खराज तहसीन पेश करने के लिए, लेकिन किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। तुर्बत में कल पूरा दिन कर्फ्यू रहा और आर्मी जो कि करीमा को अगवा करने के लिए तैयार थी, वो करीमा की उसने लाश को भी अगवा कर लिया। और इनके खौफ का यह आलम था कि इन्होंने किसी बलोच को उसमें शरीक होने की इजाजत ना दी। आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। और आपने शिकवा किया कि जियो ने कोई खबर नहीं दी, तो भाई पाकिस्तान का मीडिया मजबूर है। पाकिस्तान का मीडिया डीजी आईएसपीआर की इजाजत के बगैर एक लफ्ज नहीं बोल सकता। पाकिस्तान का मीडिया ये झूठ तो बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करता है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पाकिस्तान की ये हालत है कि सिंध, बलोचिस्तान और केपीके, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान आर ऑल ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान ब्रूटल आर्मी। तो ये है जी करीमा की कहानी। उसको कनाडा में जाके मार दिया हमारे जालिम जनरलों ने, और इसकी लाश तक को भी आखिरी खिराज तहसीन पेश ना करने दिया गया। ये हमारी बदकिस्मती है, खाली पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब विक्टिम हैं इस आर्मी के।
और हम समझते हैं कि दुनिया विल बी मच बेटर प्लेस विदाउट दिस ब्रूटल आर्मी। जी। आरिफ भाई, इसी से निकलता हुआ एक दूसरा सवाल था मेरे जहन में। आप आप भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 1996 से आपकी जर्नी रही, जो आपने हमारे प्रोग्राम और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में जो आपने बताया। आपको कितने थ्रेट्स आते हैं, या आप किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, इसके बारे में भी आप हमें कई दफे हिंट्स देते रहे हैं कि क्या होता है आपके साथ। स्वीडन में एक बलोच जर्नलिस्ट था, इंडिपेंडेंट, जिसको कुछ महीने पहले फौत कर दिया गया था। उसके बाद ये करीमा बलोच का भी केस आया। तो सर, आप ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड एक्टिविस्ट या फिर जर्नलिस्ट कहते हैं, जो कि खुली खुली बात कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हम तो चले सर, देखे इंडिया में बैठे हैं, हमें तो ट्विटर या फेसबुक पे कुछ एक आधा मैसेज आ गया, किसी ने थ्रेट कर दिया। आप तो उन चीजों से फिजिकली जूझते हैं, डेली देखते हैं। सर, आपके ऊपर जान का कितना रिस्क है? और ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट या सो कॉल्ड जो कहते हैं हम अपने आप को कि हम आवाज उठाते हैं, सर, इन पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारे साथ तो चीजें चल ही रही हैं। लास्ट ईयर चाइना की एम्बेसी के सामने लंदन में एक मुजाहरा हो रहा था भारतीयों का। मुझे इनवाइट हम्म। किया कि मैं गया वहां पे, भारत का नेशनल एंथम गाया गया, सबके साथ खड़े होकर मैंने भी गाया। उसी शाम को कराची में मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार, जो कि मेरी औलाद के जैसा था, उसको उठा के ले गए। 6 महीने रगड़ा दिया उसको। और दिसंबर में मुझसे राब्ता किया लंदन में कि आप मतलब डील करने की कोशिश की, वही समझाने की कोशिश की कि इंसान बन जाओ। और तो उनको पता है 94 से मेरे ऊपर तो क्या कुछ नहीं करते रहे। मैं, मेरा एक स्टैंड है और मैं एक स्टैंड पे कायम हूँ पिछले 26 साल से। और मैं उससे एक रत्ती भर भी टसमस नहीं हुआ। ना मैं ये है कि मैं एक भारतीय एजेंट हूं कि इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं तो चैलेंज के साथ हर जगह एक ही बात करता हूं कि अगर मेरा आर्ग्यूमेंट गलत है तो मुझे साबित कर दें। मैं माफी मांग लूंगा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, मैं एक आम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मेरी अपनी स्टडी है और मेरी स्टडी मुझे ये बताती है कि तमाम फसाद की जड़ जो है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है। तो उस पे मैं आवाज उठाता हूँ। मुझे क्या तकलीफ वो होती है, वो एक लंबी दास्तान है। हमारे साथ इस लंदन में भी बहुत कुछ होता है। अभी परसों मेरी एक पुलिस ऑफिसर से यहाँ पे फोन आया था, उसका बात हो रही थी, क्योंकि धमकियां बहुत आती हैं। और समझ लें कि बाहर जाना भी एक रिस्क होता है आजकल। तो चलो फिर एक हमारे पास सिक्योरिटी ये है कि मास्क होता है मुंह पे, मफलर बांधा हुआ होता है, सर्दी की वजह से टोपी होती है, तो तकरीबन आंखों से के अलावा चेहरा छुपा होता है, तो पहचानने में आते नहीं। तो फिर एक सिक्योरिटी है। लेकिन जब गर्मियां आएंगी और ये मास्क भी तब उतर चुके होंगे, तब मामलात और खराब होंगे। हमारी फैमिली को भी खतरे होते हैं। अभी जो एक धमकी आई थी मैनचेस्टर से, वो ये आई थी कि हम आपकी बीवी को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी के साथ रैप करेंगे। तो मैंने, ये है कि कल किसी फोन पे पुलिस ऑफिसर से जब परसों मेरी बात हो रही थी, तो मेरा छोटा बेटा है, उसने वो बातचीत सुन ली कमरे में से। तो वो बहुत डर गया और वो अपनी माँ से चिपक चिपक के बैठा हुआ है 2 दिन से कि ये। तो ये चीजें तो हम तो फेस कर रहे हैं। आपने जिन जर्नलिस्ट का जिक्र किया या जिन लोगों का जिक्र किया, तो देखें, बात दरअसल ये है कि ये जो खेल है ना, बड़ा गंदा खेल है ये। और इसमें हमारी आईएसआई है ना, वो इन्फिल्ट्रेट करती है लोगों को। मैं इस पे आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा कि साजिद हुसैन को स्वीडन में बलोच जर्नलिस्ट को उठा के ले गए, बलोचिस्तान, स्वीडन से, स्वीडन को बलोचिस्तान बना दिया, और कई महीनों बाद उसकी लाश एक दरिया से मिलती है। जी। इसी तरह ये होता है कि हमारे साथ हमदर्दी और दोस्ती की आड़ में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। जिनीवा हम जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स सेशन अटेंड करने के लिए, तो वहां पे इतनी इन्फिल्ट्रेशन होती है हमारे दरमियान कि बलोच आ जाता है कोई कि मैं जी आवाज उठा रहा हूँ बलूचिस्तान के लिए, ये वो बाद में पता चलता है हमें इसके हरकतों से और उस चीजों से कि वो तो आईएसआई के एजेंडे पे काम कर रहा है। वो आर्मी को गालियां नहीं दे रहा, वो बलोच सरदारों को गालियां दे रहा है।
तो बलोचिस्तान में जो मसला है वो आर्मी का क्रिएटेड है। बलोच सरदार जो हैं, चाहे वो नवाबजादा बरामदा बुगटी हों, मेहरान मरी हों, इन लोगों के पास तो कोई कमी नहीं है अगर वो आवाज ना उठाएं तो। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगियां खतरे में डाल के आवाज उठा रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो उठेगा तो हमें पता है कि फिर वो किसका एजेंडा पूरा करता है। तो इस तरह के लोग इन्फिल्ट्रेट किए जाते हैं जो बजाहिर चार बातें करेंगे थोड़ा बहुत, और असल आप उनको पहचान तब सकते हैं जब वो आर्मी को टारगेट ना करें। कि देखें, पाकिस्तान की रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज आर्मी। वो पॉलिटिशियंस को टारगेट करेंगे, इमरान खान को चार बातें सुना देंगे, शेख रशीद को चार बातें सुना देंगे, या किसी भी इस वजीर को, नवाज शरीफ को, बेनजीर भुट्टो को, इसको टारगेट करेंगे, आर्मी को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे कि देखो हम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे पॉलिटिशियन को गंदा करने के लिए तो एजेंडा आर्मी का ही है। आर्मी कोशिश करती है कि हर आदमी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को गंदा करे, ताकि दुनिया जब सवाल करती है कि आपकी इकोनॉमी डाउन है, टारगेट कर दो कि ये देखो पॉलिटिशियंस की कसूर है सारा, आपके यहाँ टेररिज्म हो रहा है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का सारा मसला है। तो पॉलिटिशियंस को तो पाकिस्तान का 90% टीवी, जो मेन स्ट्रीम टीवी है, जियो ले लें, ARY ले लें, सामा ले लें, उसमें 90% प्रोग्राम तो पॉलिटिशियंस के ही खिलाफ होते हैं। तो ये सब आपको समझ में इजीली आ जाएगा। जब कोई आर्मी का नाम ना लेना, इसका मतलब ये है कि वो आर्मी का पेड एजेंट है, वो आर्मी का एजेंडा पूरा कर रहा है। चले आरिफ भाई, इस बलूचिस्तान पे किया हुआ आपका जो काम है और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो तो खैर मेरी कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है। मेरा काम तो इसमें 3 या 4 साल का किया हुआ है, और आने वाले कुछ महीनों में जब मेरी किताब लॉन्च होगी तो उस पर हम और डिटेल में बताएंगे कि ISI, फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, इनका क्या रोल होता है, क्या मोडस ऑपरेंडी होता है, किस तरह से ये लोग स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ फिर जो तशद्दुद ये लोग करते हैं, और छोटे छोटे 15-15 साल के बच्चों के साथ ये लोग रेप करते हैं, जो कि मुझे बताया बाय द वे एक आदमी ने जो लंदन में ही है, जिन्हें ISI ने बाद में छोड़ दिया था टॉर्चर करके 3 साल। उनकी कहानी है। तो ये हम आने वाले कुछ महीनों में बताएंगे सबको, और दुनिया के आगे रखेंगे इनके एक चेहरे को। बहरहाल आरिफ भाई, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ जाना चाहूंगा मैं, बिकॉज आपने भी सऊदी में काफी काम किया है और वहां पे भी आपकी अच्छी पकड़ है। सर, एक टाइम था जब इसराइल अमेरिका की सपोर्ट से खड़ा हुआ था। ये बात हम सब जानते हैं कि इसराइल को अमेरिका ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिया, उस रीजन में उसको खड़ा किया। अब सर, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उन्होंने एक बयान दिया कि ईरान के ऊपर जितने भी एम्बार्गोज है, या फिर ईरान को जो है हम थोड़ा सा एक लीनियंट स्टैंड देंगे। सर, आप क्या सोच रहे हैं कि अमेरिका मिडल ईस्ट से निकलने की फिराक में है, इसराइल और ईरान को एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े करके चला जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट कर रहा है, या क्या पॉलिटिक्स है सर ये ईरान, इसराइल और बाकी मिडल ईस्ट की? सर, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट जाने से पहले आपकी किताब का जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं आपकी किताब का विटनेस हूँ। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप, किताब तो आदमी चाहे तो 15 दिन में लिख के फेंक दे, लेकिन आप इस पे बड़ी थोरो रिसर्च कर रहे हैं। मुझे याद है कि आपने मुझसे 1 साल पहले इस मामले में मुझसे भी थोड़ी बहुत राय ली थी, और आपकी मैं इस रिसर्च का गवाह हूँ कि आप बड़ी इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो होपफुली इट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इशू जो कि आप उसमें कवर करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, वी विल वेट फॉर इट, एंड जब वो आएगी तो हम उस पर प्रोग्राम भी करेंगे, और मैं भी उस किताब को पढ़ना चाहूंगा, जिससे मुझे भी कई 10 चीजें मिलेंगी कि आपने उसके बारे में पूरी रिसर्च की है, लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, लोगों की चीजें वो की हैं। थैंक यू आरिफ भाई। मिडिल ईस्ट की तरफ सिचुएशन ये है कि देखें, अमेरिका का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लेना, तो जो कोल्ड वॉर खत्म हुई ना 1988 में, रोनाल्ड रेगन के जमाने में, तब तक तो कोई खास जंग नहीं होती थी, क्योंकि दुनिया में डबल दो सुपर पावर थी, तो दोनों एक दूसरे के, उसकी वजह से ज्यादातर कोई जंगें एज सच होती नहीं थी। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद 1988 के बाद जब दुनिया यूनिपोलर हो गई और एक ही पावर दुनिया में रह गई थी, तो अमेरिका ने का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जॉर्ज बुश सीनियर
1988 से 92 तक सदर रहे अमेरिका के। उन्होंने इराक में हमला किया कुवैत की जंग के नाम पे और सारी चीजें की। फिर क्लिंटन का टू पीरियड आए 92 से लेके 2000 तक। उसमें आपने देखा कि अफगानिस्तान में भी मिसाइल अटैक हुए और क्लिंटन ने भी जंगें पूरी दुनिया में छेड़ी। इसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर आए, वो 2 पीरियड रहे 2000 से 2008 तक। उन्होंने तो आतंक मचा कर रख दिया। उन्होंने तो अफगानिस्तान, इराक और पूरे मिडिल ईस्ट में एक जंगों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया। इसके बाद ओबामा आए। ओबामा ने आपके आईएसआईएस क्रिएट किया और इराक, सीरिया, इन सारे इलाकों में जंगें। तो जंगें हैं ना, अमेरिका के इकोनॉमी चलाती हैं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी ऑयल पे नहीं चलती जैसे सऊदी अरब वगैरह की चलती है। अमेरिका की इकोनॉमी हथियारों की सेल पे चलती है। अमेरिका का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन जो है वो हथियार है। लेकिन 2016 से 2020 तक प्रेसिडेंट ट्रंप के पीरियड में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप बल्कि कोशिश की वाइंड अप करने की अफगानिस्तान, इराक वगैरह में चीजों को, जो कि आपको पता है कि अमेरिका के चाहे आप इलेक्शन करवाएं, सिलेक्शन करवाएं, कुछ भी करें, अमेरिका का और इस पूरी दुनिया का जो फैसले होते हैं ना, वो 200 से 300 मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स जो हैं वो लोग डिसाइड करते हैं दुनिया का मुस्तकबिल, और सारा फैसला वही लोग करते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल दूंगा कि ये जो इलेक्शन अमेरिका के हुए थे, इसमें सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिलियनर, जैसे अमेजोन हुआ, फेसबुक हुआ, ये जो गूगल हुआ, याहू हुआ, जितने भी बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं, उनका आप फंडिंग देख लें कि अमेरिका के इलेक्शन फंडिंग पे चलते हैं। तो उस फंडिंग का जो इन्होंने बाइडेन को दिया था, उसका 10% भी नहीं दिया ट्रंप को। तो जाहिर है कि पूरा कॉरपोरेट उसका फैसला था कि ट्रंप साहब तो जंगों से निकल रहे हैं, ये तो अमेरिका को फंसा रहे हैं। तो इसलिए बाइडेन साहब को लाया गया है। अब बाइडेन साहब ने आते ही ट्रंप साहब के जो पिछले जितने भी काम थे उनको रिवर्स करना शुरू किया है। तो नजर ये आ रहा है कि अमेरिका नई जंगों की तैयारियों में है। आपने यहाँ पे जिक्र किया इसराइल, इसराइल को अमेरिका ने खड़ा किया। तो इसराइल को एक्चुअली हुआ यह था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और दुनिया में जो उस वक्त की सुपर पावर, वर्ल्ड वॉर से पहले की जो सुपर पावर थी वो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन तीनों कंट्रीज का तो चूना हो गया और दुनिया में दो नई सुपर पावर्स उभर के आई, रशिया और अमेरिका। और ये सुपर पावर्स कमजोर हो गई, तो खास तौर पे इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी उनको उन्होंने डीकोलोनाइज करना था, कि उनके पास अब वो पावर थी नहीं कि कंट्रोल रख सकें। तो इनके पास जो दो मेन रीजन ऑफ कंसर्न थे ना, वो थे एशिया में। एक था साउथ एशिया में, जहाँ पे भारत नाम का एक देश था जो कि हिस्टोरिकली एक अजीम देश था और एक सुपर पावर बनने की उसके पास पूरी पोटेंशियल थी। और एक था मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्टों ने देख लिया था कि फ्यूचर की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट टोटल एनर्जी रिसोर्सेज पे चलनी थी, और एनर्जी रिसोर्सेज थे वो गल्फ, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, ओमान, कतर, कुवैत वगैरह में हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो तो तुर्की के कंट्रोल में थे एक तरह से। तो 1935 में जंग अजीम से पहले ही लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए वहां पे सऊदी अरब में जो कबीले थे, उसमें नजद कबीला सबसे बड़ा था रियाद का, उनको हाउस ऑफ सऊद जहाँ पे किंग थे, किंग अब्दुल अजीज, उनको आगे बढ़ाया गया और वाली मक्का और वाली मदीना को खत्म करके वहां पे उन्होंने कब्जा किया और एक नया कंट्री 1935 में सऊदी अरब बनाया। और फिर अमेरिका के शायद रोजवेल्ट थे सदर, जो कि सऊदी अरब गए थे और वहां पे शिप में बैठ के किंग अब्दुल अजीज के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, और आरामको नामी कंपनी, अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी वहां पे डाली गई थी, जिसने वहां पे ऑयल एक्सप्लोर करना था। और सारी चीजें हुई। वो गरीब सऊदी अचानक अमीर हो गए। तो 1947 1948 में जब अंग्रेजों ने डीकोलोनाइजेशन शुरू किया, तो इन्होंने यहाँ पे एक नया कंट्री क्रिएट किया साउथ एशिया में, इंडिया को और चाइना
रशिया की कम्युनिज्म, इन सबको कवर अप करने के लिए अपना एक गुंडा बदमाश यहाँ पे बनाया पाकिस्तान। और इनको गल्फ में, चूंकि अगर वो इजराइल ना बनाते और सारे अरब होते तो फिर लड़ाई झगड़ा कैसे होता, फिर इनके हथियार कैसे बिकते, कैसे इनकी आर्मी की प्रेजेंस वहां पे होती, कैसे ये सिक्योरिटी देते अपनी ऑयल की जो एक्सप्लोरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या इंस्टॉलेशंस हैं, उसके लिए इनके लिए जरूरी था कि वहां भी एक शोशा छोड़ा जाए। तो इन्होंने फलस्तीन को आजाद करने से पहले जिस तरह हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया था, इस तरह फलस्तीन को भी दो हिस्सों में तकसीम किया और बोला कि ये जो है ना, ये इजराइल होगा। इससे पहले कोई इजराइल नामी कंट्री था नहीं, जी इजराइल बनाया गया। और ठीक है, आई एग्री ऑन वन पॉइंट कि खास तौर पे मैं अपने मुसलमान भाइयों से सवाल करता हूं कि अगर पाकिस्तान जायज था तो फिर इजराइल भी जायज था, जी अगर बिल्कुल इजराइल जायज है तो फिर पाकिस्तान भी नाजायज है। ये बेसिक बिल्कुल पॉइंट, क्योंकि दुनिया में बिल्कुल हिस्ट्री उठा के देख ले, मैनकाइंड की हिस्ट्री में सिर्फ दो कंट्री बने हैं जो रिलीजन के नाम पे बने हैं। एक बना है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, एक बना है इजराइल जुडाइज्म के नाम पे। तो जी इजराइल बनाया गया, इजराइल को एवरी राइट टू एग्जिस्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे कुरान में भी है, बाइबल में भी है, तौरात में भी है कि बनी इसराइल एक कौम होती थी जिनका ये इलाका था। फलस्तीनी कनानी के तौर पे मशहूर नाम, कुरान वगैरह में उनको कनानी कहा गया है। और वहां पे कनानी भी थे, वो नॉन मुस्लिम थे, बाद में इस्लामिक इन्वेजन के बाद वो मुसलमान हुए, लेकिन जूश वहां पे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये ज्यूस हमारे भी, हम भी उनको पैगंबर मानते हैं मुसलमान, लेकिन ज्यूस के लिए वो ऐसे ही हैं जैसे हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वो उनके सारे हिसाब किताब उधर थे, तख्ते दाऊदी उधर था, सारी चीजें उधर थी यहूदियों की। तो हिस्टोरिकली उनका क्लेम बनता है। पाकिस्तान का तो हिस्टोरिकली कोई क्लेम नहीं बनता, क्योंकि ये सारा हिंदू इलाका था और ये सारा इंडिया था। लेकिन वहां पे उनका क्लेम जायज था, इसराइल बनाया गया। इसराइल को जाहिर है प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसलिए कि वहां पे 17-18 अरब कंट्री थे और अरब्स की हिस्ट्री रही है इन्वेजन की, घोड़े पे बैठ के तलवार लेके ये जाते रहे और 1400 साल से पूरी दुनिया में दनदनाते फिरते हैं। तो इसराइल को सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने पूरा साथ दिया और इसराइल के 1948 में भी अरबों से जंग हुई, जो कि इसराइल जीता। जी 1947 में भी हुई, 1973 में भी हुई। 1973 की वॉर तो 6 दिन में खत्म हो गई। और फिर इसके नतीजे में ये हुआ कि जो छोटा सा इसराइल था वो उन जंगों के बाद इलाके कब्जा करता गया। उसने आज पूरा फलस्तीन तकरीबन कब्जे में है। गोलान की पहाड़ियां जो हैं सीरिया की, वो भी इसके कब्जे में है। जॉर्डन का काफी इलाका है, काफी बड़ा हो गया है इसराइल। तो अगर अरब अक्लमंदी करते और इसराइल को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को कर लिया था, तो आज एक फलस्तीन नामी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री होता और आज वहां जंगें ना होती। अगर वो इसराइल के साथ पंगे ना लेते तो आज शायद उनको फॉरेन फोर्सेस की जरूरत ना होती। तो बाइडेन साहब के आने के बाद नई जंगों के खतरे बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं। और बाइडेन साहब अमेरिका के पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा रिलीजियस क्रिश्चियन के तौर पे माने जाते हैं, कि वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हैं। बात तो ये लोग करते हैं कि भारत में हिंदुत्व और हिंदू एक्सट्रीमिज्म, वहां पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा अब स्ट्रांग हो रही है। बाइडेन साहब इलेक्ट होने के बाद चर्च की सर्विसेज में फौरन गए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के नाम पे काफी चीजें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बाइडेन साहब के आने से दुनिया में काफी नई चीजें आएंगी। अभी तो कोरोना है, अभी तो पहले इनका मुकाबला कोरोना से है, तो इसलिए शायद इमीडिएटली कुछ ना हो। लेकिन नजर ये आ रहा है कि जैसे कि बाइडेन साहब ने यह भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ हम अपनी मिलिट्री रिलेशनशिप को वापस डेवलप करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि भाई तुमको हम बिलियंस ऑफ डॉलर दे चुके हैं, तुम लोग तो टेररिस्ट ही पालते रहे हो और हमारे ही लोगों को अफगानिस्तान में तालिबान से लड़वाते रहे हो वगैरह वगैरह। तो ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ही लो पे आ गए थे। तो वो बाइडेन साहब ने कहा है कि अब वो इम्प्रूव करेंगे और काफी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम लोगों के लिए काफी परेशान कुन है। हैविंग सेड दैट, एक बात हमें जहन में रखनी होगी कि ये चाहे कुछ भी कर लें, इनको एक चीज का है हिसाब किताब
कि दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है ना वो चाइना है। और इनको पता है कि चाइना को कंटेन ना यूरोप कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना रशिया कर सकता है। इनको सिर्फ और सिर्फ पता है कि चाइना को भारत कंटेन कर सकता है, क्योंकि चाइना का भारत के साथ इमीडिएट बॉर्डर है, बॉर्डर जी क्लैशेस हैं। और इनको पता है कि भारत एक हिस्टोरिकली बड़ा रिच हेरिटेज के साथ एक कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। दूसरा यह है कि भारत में डेमोक्रेसी है, जो कि चाइना में, रशिया वगैरह में डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी है। एक और चीज है कि भारत में एजुकेटेड मासिस हैं, जो कि आपको दूसरी जगहों पर कम ही मिलेंगे, खासतौर पे इस्लामिक देशों में। एक और चीज है कि भारत की आम जनता बड़ी लिबरल है, क्योंकि भारत के आम जनता जो है वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है, और सनातन धर्म गिव्स इक्वल राइट्स टू एवरीवन। सनातन धर्म डज नॉट प्रोमोट एक्सट्रीमिज्म ऑन द नेम ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन और एनीथिंग। सनातन धर्म तो सिंपल सा मैसेज देता है कि सब बराबर हैं, खाली इंसान नहीं, जानवर भी, पौधे भी, सबकी हिफाजत करो, सबको मिल के दुनिया का अमन और वो कायम करना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए वेस्ट को भारत की जरूरत तो है। और वो वन वे और अदर, चाहे वो पाकिस्तान से कुछ करें, अरबों के साथ कुछ करें, ये भारत के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। ये चाहेंगे कि भारत इनका अलाय रहे, और इस अलायंस की ज्यादा जरूरत वेस्ट को है, भारत को नहीं है। कि भारत अपने बल पे हर चीज कर सकता है, जिसकी वाज़ह मिसाल आज ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देख लें कि जी भारत ने रोल आउट कर दिया है, और अमेरिका अपने लोगों को वैक्सीनेशन लगा रहा है, यूरोप के ममालिक अपने अपने लोगों को लगा रहे हैं। किसी को किसी गरीब देश की फिक्र नहीं है। अगर किसी को है तो वो भारत को है, जिसने अपने पड़ोस में, भूटान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में मिलियंस ऑफ डोजेस फ्री में दे दिए हैं, और आगे कई कई मिलियन डोजेस के एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और उनको सप्लाई कर रहा है। ये तो शुरुआत है। साल डेढ़ साल बाद तो आप देखिएगा कि पूरी दुनिया की नजर भारत की वैक्सीन पे होगी। अरे भाई, इस हवाले पे दो बातें मैं जरूर कहता चलूं। लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है पेरू, उनकी आर्मी से मेरा राब्ता है, उनके साथ में एसोसिएटेड हूँ। इनफैक्ट वो लोग मुझसे पूछ रहे थे आके कि आप जो है सीरम इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें और देखें कि अगर उनकी मिनिमम डोजेज रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो जल्दी से जल्दी हमें बना के दे सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि पेरू ने भी चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वैक्सीन का, और वहां का भी कोई सिटीजन चाइनीज वैक्सीन नहीं लेना चाहता। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अरे भाई, सनातनी होना हमारा कल्चर था, आज भी है, वो रहेगा। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज भी अब मान चुके हैं कि पहाड़ की जो लड़ाई है, माउंटेन वॉरफेयर, उसमें इंडियन फोर्सेस नंबर वन है। तो चाइना तो अगर वहां कुछ भी करे तो उनको उस हिसाब से हम जवाब देंगे। कल रात भी दिया है। जो उन्होंने किया, उनके 20 सोल्जर्स हमने इंजर किए हैं, और आगे अगर वो कुछ करेंगे तो आगे भी यही होगा। पर आरिफ भाई, जैसे आपने बात करी बाइडन की पॉलिसी थी जो पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने रिलेशंस को रिवाइव करने की। सर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये कहना था कि हम अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस पुल आउट कर लेंगे, अपनी फोर्स वहां पे नेग्लिजिबल कर देंगे, और वो यहाँ से निकलने की फिराक में थे। अब सर, बाइडन अगर आते हैं, आ गए हैं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात करी नहीं कि वो अपनी फोर्सेस को निकालेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि अफगान पीस टॉक को डिले करने के लिए उन्होंने अभी तक अपनी फोर्सेस नहीं निकाली? और अगर वो अफगान पीस टॉक डिले करेंगे तो सर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी इस खित्ते में बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया उस खित्ते में जाएगा नहीं अमेरिका के बदले। तो सर, इसमें सर अफगान पीस टॉक किस हिसाब से अफेक्ट होगी, और इंडिया का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, डैम्स, हॉस्पिटल्स, उनकी पार्लियामेंट में, सर उसका क्या होगा सर? देखिए, पहले आपने जो वैक्सीनेशन का जिक्र किया साउथ अमेरिका के हवाले से, तो ब्राजील के तो सदर ने भी अप्रिशिएट की है इंडिया की वैक्सीन को, क्योंकि ब्राजील ने एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, लेकिन फिर पता चला कि चाइना की जो वैक्सीन है उसकी 50% एफिशिएंसी भी नहीं है। तो जी उन्होंने ये सोचा कि यार इसका इफेक्ट तो 50% भी नहीं है, तो उससे बेहतर है कि इंडिया की वैक्सीन की 95% वो है। तो
इन्होंने चाइना से एग्रीमेंट कैंसिल किया। फिर चाइना की पोल तो उस वक्त खुली जब चाइना ने 100 मिलियन डोजेस का एग्रीमेंट जर्मनी के साथ किया अपने लोगों के लिए। तो जी। चाइना जब अपनी वैक्सीन अपने लोगों के लिए काबिले भरोसा नहीं समझता तो दुनिया सोच में पड़ गई कि चाइना की वैक्सीन का क्या भरोसा। खाली एक पाकिस्तानी है भिखारी मुल्क जो कि चाइना की वैक्सीन को ले रहा है और उसको अप्रूव कर रहा है, वरना चाइना खुद अपनी वैक्सीन को वो नहीं कर रहा। तो बिल्कुल आपकी बात ये सही थी। पेरू और दूसरे गरीब मुल्क जो साउथ अमेरिका के हैं, क्योंकि ये जो वबा है ना पैंडेमिक कोरोना की, वो अफ्रीका के अलावा तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुकी है और साउथ जी। अमेरिका वेरी मच अफेक्टेड विद दिस। तो इसलिए यह है कि दुनिया को जरूरत है इसकी। अब आपका सवाल था अफगानिस्तान का, तो देखें एक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपने 2016 के इलेक्शन से पहले से ही वादे किए थे कि मैं अफगानिस्तान से फौजों को वापस निकाल लूंगा, और हर साल अपने क्रिसमस से पहले के वादे करते थे कि क्रिसमस तक मैं अपनी फौजों को वापस ले आऊंगा। बदकिस्मती यह है कि ये जिसको अलाय अपना बना के बैठे हैं ना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें जाएं। इसलिए कि अफगानिस्तान वो कंट्री है जिसने 1947 में पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। पाकिस्तान जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे आया तो अफगानिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने कहा कि हम इसको आजाद देश के तौर पे इसलिए नहीं मान सकते कि हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। ड्यूरन लाइन डिवाइड्स पख्तून्स, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई लाइन है, वरना इससे पहले पख्तून एरियाज जो थे ना वो भारत के साथ थे। या फिर क्योंकि जब महाराजा रंजीत सिंह का जमाना था तो काबुल तक भारत था, तो वो जी। भारत के कंट्रोल में थे। और महाराजा रंजीत सिंह से पहले अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह दुर्रानी, महमूद गजनवी वगैरह, तो वो फिर ये जो पूरा पाकिस्तान का भी पख्तून एरिया है वो अफगानिस्तान का हिस्सा था। तो अफगानिस्तान नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान। ये तो बहुत बाद में, तो पाकिस्तान को हमेशा से ये रहा कि वो एक अंदर से जलन थी, एक वो था, तो इन्होंने अफगानिस्तान में कभी अमन होने नहीं दिया। ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं, जो बात की स्टडी ने बता दिया कि अफगानिस्तान में रशियन इन्वेजन 1979 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेजन 74-73 में हुआ था। जब पाकिस्तान भारत के साथ 71 की जंग हार गया था तो पाकिस्तान ने उधर से तवज्जो हटा के अपने वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन शुरू की थी। भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के एक मिनिस्टर थे कौसर नियाजी, उनकी किताब है और लाइन कट गई। उसमें वो साफ अल्फाज में लिखते हैं जनरल नसीरुल्लाह बाबर को और मुझे यानी कौसर नियाजी को भुट्टो ने ये ड्यूटी असाइन की थी कि इस्लामाबाद और कराची यूनिवर्सिटी में जो अफगान स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनको आप आईएसआई के हेडक्वार्टर में लाएं, उनकी फंडिंग करें और इनको ट्रेन करें कि वो अफगानिस्तान में जाहिर शाह की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। और यूं फिर इन्फिल्ट्रेशन उस वक्त हुई थी। ये कौन स्टूडेंट थे? हिकमत यार गुलबदीन, गुलाम अहमद रब्बानी, एम अब्दुल रशीद दोस्तम, अहमद शाह मसूद, ये सब जो बाद में 79 में वॉरलॉर्ड के तौर पे, मुजाहिदीन के तौर पे रशिया से लड़े थे, ये 73, 74, 75 में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे और इनको आईएसआई ने हैंड पिक किया था अपनी अफगान पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन इतनी बड़ी थी कि जाहिर शाह की बादशाहत खत्म हुई, इसके बाद 6-6 महीने के लिए दाऊद सदर बने और मुख्तलिफ सदर बनते रहे और अफगानिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। जब बबरक कारमल को सदर बनाया गया तो बबरक कारमल ने फिर रशिया से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी आर्मी भेजें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। तो रशिया की आर्मी आई जिसको पाकिस्तान, अमेरिका और सब ने मिलकर नाम दिया कि सोवियत इन्वेजन हुआ है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में शुरू से इंटरेस्ट है दो वजह से। एक तो ये कि ये एक जेलसी है शुरू से कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था, तो ये नहीं चाहते, इनको पता है कि भारत पे जितने भी इन्वेजन वेस्ट से हुए हैं वो अफगानों के थे, चाहे गौरी हो, गजनवी हो, अब्दाली हो, दुरानी हो, जितने आए हैं इन्वेजन वो वेस्ट से, या तो ऊपर से आए हैं, नॉर्थ से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आए हैं, जैसे बाबर हुआ, मुगल हुए, तुर्क तैमूर हुआ, या वैसे ये आते थे। तो पाकिस्तान को पता है कि ये जंगजू कौम है, किसी दिन भी हमारा कैपिटल
लेने के लिए जंग करेंगे तो इनको स्टेबल होने ना दो। वरना आपको पता है 75 से पहले काबुल यूनिवर्सिटी में स्कर्ट में लड़कियां घूमती थी। काबुल यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंडर्ड था, लेकिन सब तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। तो एक तो इनका यह है कि अफगानिस्तान को तबाह रखो ताकि ये हमारे लिए खतरा ना बने। दूसरा, अफगानिस्तान में अमेरिका जब तक बैठा है तब तक हथियार आएंगे। हथियार, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, कोई सी पोर्ट नहीं है उनका, तो कहां से जी। आएंगे? पाकिस्तान से आएंगे। तो पाकिस्तान चाहता है कि वहां पे अमेरिकन आर्मी रहेगी, हथियार आएंगे, उसमें से हम चोरी भी करेंगे, डॉलर भी कमाएंगे। और वहां पे तालिबान नामी शोशा पाकिस्तान का छोड़ा हुआ है। तालिबान की क्रिएशन आईएसआई का काम था और सस्टेनेंस आज तक तालिबान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की मदद से ही हो रही है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलने नहीं देगा। ट्रम्प साहब 4 साल कोशिश करते रहे, नहीं निकलने दिया गया। आगे भी पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहा है कि अमेरिका को एक तरह से वो ब्लैकमेल कर रहा है इस सारी सिचुएशन में। तो मुश्किल है कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान वो देश है जिसकी तबाही, वो बर्बादी में पूरी दुनिया का किरदार रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, रशिया हो, सबका। अगर वहां पे किसी ने पॉजिटिव किरदार अदा किया है तो वो भारत है। भारत ने पिछले कई साल से, खास तौर पे ये मोदी जी के पिछले 8 7 8 सालों में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है। भारत ने कई मिलियन डॉलर भारत अफगानिस्तान को मदद की है, कई बिलियन डॉलर की लोन दी है। भारत के फोर्सेस ने अफगान आर्मी, अफगान पुलिस, अफगान सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग की है। आज आपको अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको अफगानिस्तान में एक सिस्टम मिल रहा है, तो वो भारत की वजह से है। और ये वही भारत है जिस पे यही अफगानी हमेशा हमले करते आए हैं। लेकिन आज भारत वही सनातनी फिलोसॉफी के तहत अफगानिस्तान को रीडेवलप कर रहा है। तो ओनली जी। भारत इज प्लेइंग ए पॉजिटिव रोल इन अफगानिस्तान, बाकी पूरी दुनिया ने इस मुल्क का सत्यानाश ही किया है। अरे भाई, हमने तो क्या, दिल्ली में आप आएंगे लाजपत नगर में, हमने करीब करीब भी नहीं तो 5 लाख अफगानियों को बसाया है बकायदा रिफ्यूज दे के। और आज वो सर इतनी मतलब आप कह लें कि कोई बहुत अच्छी ही लाइफ जी रहे हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके अच्छे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं उनके। हमारे बीच में वो पढ़ रहे हैं और हमारे साथ ही घुल मिल गए हैं वो। तो अरे भाई, आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज की तरफ आपका जो ध्यान खींचना चाह रहा था। जनवरी 2 या 3 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल टाइम्स पे। उन्होंने एक टर्म का यूज किया था, कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक है। अब क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन 95% एफिकेसी वाली इजाद कर ली, तो अब हर कोई ये कह रहा है कि हम इसका जो यूज है वो डिप्लोमेसी के लिए, लॉबिंग के लिए, या बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए इसे एज एन एडवांटेज हम यूज करेंगे। उसको बेसिकली किसी एक हद तक उसे बुरे लाइट में, बुरी शक्ल में दिखाने की कोशिश उन्होंने करी। सर, कोविड-19 डिप्लोमेसी और इंडिया, सर इसको आप, इस पे आपकी क्या राय है सर? हमें करना क्या चाहिए अब जब हम वैक्सीन दे ही रहे हैं तो? मेरा ख्याल है कि भारत इसको एज ए डिप्लोमेसी नहीं, एज ए ह्यूमैनिटी यूज कर रहा है। कि डिप्लोमेसी, एक मिसाल है कि भूटान या म्यांमार या बांग्लादेश के साथ फ्री में देना, ये डिप्लोमेसी नहीं, मोर और लेस ह्यूमैनिटी है। और भारत के डिप्लोमेसी की देखें, एक बहुत बड़ा देश है भारत, एक बहुत बड़ी पावर है। और वो जमाने जब दुनिया को स्कूल का पता नहीं होता था तो यहाँ पे यूनिवर्सिटियां थी, जी। नालंदा यूनिवर्सिटी और टेक्सिला यूनिवर्सिटी। और यहाँ तक्षशिला। पे यूनिवर्सिटियां उस जमाने में थी जब दुनिया को एजुकेशन का कुछ पता नहीं होता था। जब हम्म। आज आपकी जो साइंस है, उससे हजारों साल पहले आपके वेदों ने जब कई साइंटिफिक चीजें बताई हैं, आपके स्पेस सिस्टम के बारे में चीजें। तो भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है
ये अंडर एस्टिमेट भारत को अगर कोई करता है ना, तो वो बदकिस्मती से हमारे भारतीय ही करते हैं, वरना तो दुनिया भारत के अजमत के कायल है। दुनिया जानती है कि ये बहुत अजीम देश है। आप अमेरिका में, यूरोप में साइंटिफिक सोसाइटीज में जाके बात करेंगे तो वो भारत को बड़ी कदर की नजर से देखते हैं। इसी तरह आप जब विस्डम की उस पर बात करेंगे तो भारत के जो ये सनातनी सिस्टम है, क्योंकि सनातनी सिस्टम इज ए फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। सनातनी जी सिस्टम इज नॉट ए रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? जीसस ने कह दिया कि भाई ठीक है, ऊपर एक गॉड बैठा है, मैं उसका मैसेंजर हूं, उसका सन हूं, मुझे बिलीव करोगे जन्नत में जाओगे वरना जहन्नम में जाओगे, तुम सबसे सुपीरियर हो। यही चीज इस्लाम ने कह दी, यही चीज मूसा के तौरात ने कह दी जुडाइज्म के लिए। ये होते हैं रिलीजन। सनातन तो कहता है कि भाई तुम अल्लाह के ऊपर पूजा करो, तुम राम की पूजा करो, तुम गॉड की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, वो तुम्हारा जाती मसला है, तुम अच्छे इंसान बनो बस। तो ये जो फिलोसॉफीज हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आपने जो सवाल किया था कि डिप्लोमेसी, तो भारत की डिप्लोमेसी, भारत का अपना अतीत है, अपना माजी है, अपनी हेरिटेज है, अपनी वो है। बाकी मैं नहीं समझता कि कोविड-19 की वैक्सीन को भारत यूज कर रहा है अपनी बेटर डिप्लोमेसी के लिए, कि इसकी भारत को जरूरत नहीं है। डिप्लोमेसी जी भारत कर रहा है कोर इश्यूज पे। अब भारत में आपने देखा है कि एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, मुझे उसका सही से नाम याद नहीं है, चार कुछ नाम है, 400, वो जो अभी भारत की आर्मी अपने लिए बना रही है, उसको भारत के करंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको सेल करेंगे। ये सब चीजें हैं। भारत ने कभी इंसानियत का सौदा नहीं किया, और ना मैं समझता हूं कि ये वैक्सीन के नाम पे करेगा। भारत के कई सिक्युलर एपोलोजेटिक हिंदू मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान को भी तो वैक्सीन दो। तो मैं यहाँ पे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान ने मांगी कब है? एग्जैक्टली सर, बात तो यही आए ना, थी कि आए सर ना ट्विटर पाकिस्तान, आके कहे कि हाँ जी बड़े भाई प्लीज हमारी मदद करो। पाकिस्तान तो आया नहीं है, तो फिर भारत को क्या जरूरत है कि भारत चल के जाए पाकिस्तान की मदद करे? पाकिस्तान तो जी शोएब अख्तर जैसे लोगों को आगे कर रहा है, जो गजवा हिंद की बात कर रहे हैं। तो फिर वहां पे डिप्लोमेसी हो या ह्यूमैनिटी हो, वो बहुत हो गया। नॉन वायलेंस और बर्दाश्त और ये सब चीजें ना बहुत हो गई, जिसका नुकसान भारत ने बहुत उठा लिया है। तो अब मैं समझता हूं कि भारत को ये वैक्सीन जो है ना, जरूरतमंद लोगों को दे, दुश्मनों को ना दे। जी आरिफ भाई, वो एशिया न्यूज इंटरनेशनल एएनआई के किसी सीनियर पर्सन की भी एक ट्वीट थी कि हमें पाकिस्तान को दे देनी चाहिए वैक्सीन। तो हमने उनको भी रिप्लाई में यही लिखा था कि पहले वो मांगे तो सही, और हमने कहा था अगर वो मांगेंगे तो मुझे पक्का पता है कि हमारी सरकार, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का दिल इतना बड़ा है कि हम उनको भी मना नहीं करेंगे, दे तो हम देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं। बट ऑन दैट नोट आरिफ भाई, आपने मॉडर्न साइंस की बात करी। आप एक इंटरेस्टिंग रीड है, उसको पढ़िएगा। 3,500 साल पहले हमारे यहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर होते थे, सुश्रुत, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। उन्होंने मॉडर्न साइंस के ऊपर पूरी एक थीसिस, एक किताब लिखी है। 3,500 साल पहले इंडिया कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डेंटल सर्जरी, पोस्टमार्टम, ये सारे प्रोसीजर्स भी इंडिया कर रहा था, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है हमारी किताबों में। बट अनफॉर्चुनेटली सर, आज जो है कोई उसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब दुनिया ने देखा कि वैक्सीन तो खैर हमने ही इजाद करी। अरे भाई, आखिरी सवाल पे आता हूँ। आपने एक वीडियो में कहा था कि इस साल आपने इंडिया आना था। टूरिज्म पे चलते हैं, और ये मेरा आखिरी सवाल ही होगा। एक देश का जो टूरिज्म होता है अरे भाई, बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है। कंट्री का माहौल कैसा है, वहां पे सेफ्टी कैसी है। सर, कोविड के बाद टूरिज्म ही अब कंट्रीज के पास एक रास्ता बचा है जहां पे वो हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ठीक करेगी। हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मुख्तलिफ कंट्रीज इनवाइट भी कर रही है कि आप हमारे पास आए। सर, इंडिया में इस साल काफी सारे नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स थे वो निकल के आए। लव जिहाद के इशू हुए, उस पर हमने पूरे साल बात करी ऑलमोस्ट।
फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कल 26 जनवरी है, पक्की पक्की रिपोर्ट है कि वो लोग ट्रैक्टर रैली और इन सारी चीजों से उसको सैबोटाज करेंगे। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज हो गए। एक जो पॉजिटिव चीज आई वो थी वैक्सीन। तो सर आप इसको क्या समझते हैं कि ये सारी चीजें जो है इंडिया के टूरिज्म को इम्पैक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, करेंगी तो किस हद तक करेंगी सर? देखिए, मेरा जहां तक आने का था तो मैं तो शायद अब तक आ चुका होता। हम्म। लेकिन एक जमाना था कि अंग्रेज पूरी दुनिया में दंदनाता फिरता था। आज अंग्रेज को दुनिया में कहीं जाने की इजाजत नहीं। तो हम लंदन वालों को तो कहीं जाने की इजाजत नहीं। भारत ने अभी वीजे बंद किए हुए हैं। मैंने हम्म। कोशिश की थी तो मुझे ये कहा गया कि अभी भारत खाली उन लोगों को ट्रेवलिंग अलाउ कर रहा है जो भारतीय नेशनल हैं या भारतीय ओसी कार्ड होता है, कौन सा कार्ड होता है, ओवरसीज इंडियन जी कार्ड, जी जी। वो उन लोगों को इजाजत दे रहा है। बाकी टूरिज्म वीजा के या भारत उनको दे रहा है, जैसे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आ रही है, एक डिप्लोमेटिक चीज है या एक इंटर या कोई हम्म। सेलिब्रिटी है जो विदाउट एनी कॉन्क्रीट रीजन। मेरे पास रीजन ये था कि मैं कुंभ का मेला अटेंड करना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि दैट इज नॉट अ रीजन, तो अभी आप वेट करें, जब टूरिज्म वीजा खुलेगा तो आपको अलाउ करेंगे। तो टूरिज्म वीजा बंद है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है वीजे का। तो मैं तो अभी हम्म। आ नहीं पा रहा। आपने जो बात की टूरिज्म की, तो टूरिज्म तो इस वक्त पूरी दुनिया का तकरीबन इफेक्टेड है, खाली भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का इफेक्टेड है। एटलीस्ट भारत का जो टूरिज्म है ना, वो मेजोरिटी विद इन द कंट्री है। कि हम्म। भारत में से विद इन द कंट्री, साउथ से लोग नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से केरला जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, अरुणाचल में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। मतलब आपके पास बड़ी डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म की, जो तो विद इन द कंट्री टूरिज्म तो आपका अच्छा चल रहा है। अब जो बाहर हम्म। से जो टूरिज्म है, तो दुनिया का हर आदमी है, उसकी ख्वाहिश होती है कि इंडिया जाऊं। मुझे याद है कि मेरी एक बेल्जियम में जब मैं रहता था तो 92 93 में एक मेरी एक दोस्त थी, बेल्जियम की लड़की थी वो। उसकी शादी हुई तो उसने कहा कि हम हनीमून मनाने के लिए 1 साल के लिए इंडिया जा रहे हैं। और वो डबल सीट वाली साइकिल, मियाँ बीवी स्पोर्ट्समैन थे, डबल सीट वाली साइकिल ली थी और उन्होंने कहा हम साइकिल में पूरी इंडिया को घूमेंगे। तो वो पूरे इंडिया में साइकिल पे घूमे थे। वो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि इंडिया जाए, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो इंडिया जाए। तो इंडिया जाने का तो दुनिया के हर टूरिस्ट की ख्वाहिश है। इंडिया का टूरिज्म कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप अगर कोविड के हवाले से भी देखें तो इंडिया के लीडरशिप बड़ी अजीम लीडरशिप है, करंट लीडरशिप, जिसने आपको बड़ी सफाई से इस खतरनाक मरहले से निकाल दिया है तकरीबन। अब जी। आपके यहाँ कोविड की वो सूरत हाल नहीं जो लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में है। आपके यहाँ बड़ा चीजें कंट्रोल में हैं। वो इसलिए हुआ कि एक बड़ा सख्त किस्म का, बड़ा कंट्रोवर्सल बनाया गया लेकिन सख्त किस्म का लॉकडाउन किया गया था, जिसका हम्म। इफेक्ट पड़ा मिलियंस ऑफ आपके माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर और इसके ऊपर उसके ऊपर। लेकिन भारत ने बड़ा सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से उसको आप रोक सके। आप अगर गूगल पे भी जाके स्टेटिस्टिक्स ढूंढेंगे ना, तो आपको जुलाई में यूं नजर आएगा, हम्म। मार्च के बाद यूं जा रहा है ऊपर और यहां तक जाता है, और फिर जुलाई के बाद आप देखें तो बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। तो ये है कि बड़ा कंट्रोल किया है। ये एक आपकी लीडरशिप का कमाल है और किसी चीज का कमाल नहीं। हमारे यहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन हैज फेल्ड, क्यों कि वो कंट्रोल नहीं कर सका। हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि बड़ा ही इडियट किस्म का लॉकडाउन है। अभी आप बाहर चले जाएं, आपको बाजार, दुकानें, हालांकि कपड़े की दुकानें वगैरह बंद हैं, लेकिन सुपरमार्केट भरे पड़े नजर आएंगे आपको। ये किस किस्म का लॉकडाउन चल रहा है? एयरपोर्ट आज तक बंद नहीं हुआ भारत, इंग्लैंड का। आपके भारत में एयरपोर्ट ये वो सब बंद कर दिए थे, ट्रेन बंद कर दी थी, काफी चीजें जी हुई। लिए आपने देखा था कि माइग्रेंट वर्कर्स पैदल जा रहे थे। जी। चीज होती है कि ठीक है, लीडरशिप को ऐसे स्ट्रांग फैसले करने पड़ते हैं। ये कि आवाम क्या बैकलैश आएगा, क्या आएगा, आपने आपकी लीडरशिप ने देखा कि फ्यूचर के लिए जरूरी है कि ये एक बहुत खतरनाक मरहला है। क्योंकि आफ्टर ऑल देखें, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये नेचुरल पेंडेमिक नहीं है। कोरोना हम्म। वायरस इज ए बायोलॉजिकल वेपन। और ये टारगेट किया था चाइना ने वेस्ट और इंडिया को, और फैला भी ये वेस्ट और इंडिया में बहुत तेजी से था जी। शुरू में।
लेकिन इंडिया ने बड़ा इजीली इसको कवर अप किया है। और मैं समझता हूं कि कोविड के खत्म होने के बाद जब टूरिज्म के वीजे खुलेंगे तो आपके यहाँ मेडिकल टूरिज्म बढ़ जाएगी। इसलिए कि जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के जो भारत के पास वैदिक और वो जो चीजें हैं प्लांट बेस्ड और ये सब चीजें, तो लोगों का रुझान ज्यादा भारत की तरफ होगा। और मैं समझता हूं कि बड़ा तेजी से भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलेगी। यूरोप अमेरिका की तरफ टूरिज्म अभी मैं समझता हूँ 2-3 साल लगेंगे फुल उसमें होने में। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत मिडल ऑफ दिस ईयर जरा गर्मियां आएंगी तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के वैक्सीनेशन, जैसे हमारे इंग्लैंड में 6 मिलियन 6.5 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो जब फिर वैक्सीनेशन के प्रोसेस हो जाएंगे जून जुलाई तक, तो टूरिज्म भारत का तो खुल जाएगा, यहाँ का भी थोड़ा बड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा। जी। आरिफ भाई, आज आपने वक्त दिया और हमारे साथ इन मुद्दों पे डिस्कशन की, इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ और किन्हीं नए मुद्दों पे, और उनमें आपका नुक्ता नजर हम लेंगे सर। आप अपना ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई फॉर इनवाइटिंग। आप सबको वापस भारत के रिपब्लिक डे की बधाई हो। जय हिंद, जय श्री राम।